दोस्तों, मेरी कहानियों में सांप एक ऐसी कहानी है जो इंसान को हैरान कर देती है, क्योंकि उसका हीरो खुद को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, सांप की औलाद कहता है। अपनी पैदाश का जवाज़ वो आसमानी सहीफ़ों में भी तलाश करता है और उससे कतई नज़र कहानी का भाव और कदम कदम पर तजस्सुस आखिरी वक्त तक आपको कहानी सुनने पर मजबूर कर देगा। नाश्ते की मेज़ पर आने से कबल आशा बेगम ने नौशीन के घर फ़ोन किया था। नौशीन घर पर नहीं मिली। आशा के इस्तफार पर घर से जवाब मिला कि वो रात घर से बगैर कुछ बताई गई है और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। रिसीवर रखते हुए आशा बेगम ने सोचा था कि नाश्ते के बाद नसार करमानी से रब्ता करेगी, और मैंने इतना परेशान तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ज़हरा ने आशा की प्याली में चाय डालते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल ठीक है, आशा ने धीमी आवाज़ में कहा, और मुझे रात से यूं लग रहा है किसी ने मेरे मुंह से नवाला छीन लिया हो। अगर प्रोफेसर की टैक्सी क्लिफ्टन की तरफ ना आती तो मैं रास्ते ही में कुछ कर गुजरती। जब टैक्सी क्लिफ्टन के पुल पर चढ़ गई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया और उससे आगे निकलकर घर आ गई ताकि उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहूं। मेरा ख्याल है कि वह ताक़ब से आगाह हो गया था। तुमने दोस्ती का धर्म दम भरा है, तुम्हारी ताकत से तो उसे घबराना नहीं चाहिए था। उसे ये थोड़ी मालूम हुआ होगा कि मैं उसके ताकत में हूँ, आशा बेगम ने कहा, और उसे ये ख्याल भी तो आ सकता था कि यांगलाई का कोई आदमी उसके ताकत में है। फिर तो तुमसे गलती हुई। उसकी टैक्सी से आगे निकलने से कबल किसी न किसी अंदाज में खुद को उस पर ज़ाहिर कर देना चाहिए था। पहले तो इतना मौका नहीं मिला, ट्रैफिक बहुत थी, और दूसरा मुझे ख्याल भी नहीं आया। आशा बेगम ने ज़हरा की बात कता करते हुए कहा, अगर अब वो दोबारा सरकारी हाथों में पहुंच गया तो समझो कि मेरी दस्तरस में भी है, और अगर आखिरी वक्त में तो उसका ताक़ब तुम ही कर रही थी। ज़हरा ने कदरे तेज़ आवाज़ में कहा, और इसका साफ मतलब तो यही है कि वो आज खुद ही कहीं गया है। इस शहर में जिन लोगों के पास वो जा सकता है उन्हें हम जानते हैं, इसलिए राहील को दोबारा तलाश करना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं। हमारी तरह और भी लोग उन जगहों से वाकिफ़ हैं जहां राहील जा सकता है। आशा बेगम ने कहा, अब मैं नहीं चाहती कि वो किसी और पार्टी के हाथ लग जाए। वो किसी के हाथ नहीं लगेगा। इस फिक्रे का क्या मतलब है? इस फिक्रे का मतलब, ज़हरा ने गौर करने वाले अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि राहील खुद भी सोचने समझने लगा है, इसलिए वो खुद को हम जैसे लोगों से दूर रखने की शौरी कोशिश कर सकता है। इतने बड़े शहर में अगर वो रूपोश होना चाहिए तो तुम ठीक कह रही हो, आशा बेगम ने कहा, और अगर वो उस शहर में आज खुद रूपोश होगा तो मैं उसे ढूंढ लूँगी, लेकिन यांगलाई और मार्टिन उसे ले उड़े तो फिर उसका हाथ आना मुश्किल होगा। हम लोगों का तो हर काम में मुश्किल और जानलेवा होता है, ज़हरा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। फौजिया से मिलने के बाद तो मुझे यूँ लगा था जैसे मैं मर ही जाऊंगी। कमाल की चीज़ है, और वो भी उसकी किसी बफरी हुई शेरनी की तरह थे, और मेरे कुछ पूछने से कबल ही वो शुरू हो गई थी। अरे मैं तो फौजिया को भूल ही गई, आशा बेगम ने माथे पर हाथ लगाते हुए कहा। अजीब हो गया है दिमाग भी। बहुत स्मार्ट और अपने मतलब की है। कह रही थी कि वो राहील को नौशीन का किसी सूरत नहीं होने देगी। अगर प्रोफेसर जिंदा रहेगा तो सिर्फ उसी का होकर, वरना जिंदा नहीं रहेगा। पहले नौशीन इस दुनिया से जाएगी और फिर प्रोफेसर राहील। मार्टिन के बारे में भी कुछ बताया, वही कुछ बताया जो हमें उससे पूछे बगैर ही मालूम हो गया था। आलिया कमाल से एक पार्टी में उसकी मुलाकात हुई और फिर उसकी दोस्ती हो गई। मार्टिन को वो आलिया के शोर के सिया से जानती है। वैसे उसे यकीन है कि प्रोफेसर मार्टिन और आलिया कमाल राहील को हासिल करने के सिलसिले में उसकी बहुत मदद करेंगे। राहील के बारे में वो क्या जानती है? कल तक तो वो यही जानती थी कि राहील अचानक ही गायब हो गया। सरकारी अफसरान ने भी प्रोफेसर के बाजियाब होने वाली बात उससे छुपाई है। इसका मतलब तो यही है कि अभी वो मार्टिन के लिए भी फाजिल पुर्जा ही है। जहां भी मौका मिलेगा वो उसे फिट कर देगा। वैसे वो हमारे लिए कार आमद पुर्जा साबित हो सकती है। ज़हरा ने एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम बेमौका भी बहकने लगी हो, वो चीज़ ही ऐसी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसे देखा नहीं। तुमने देखा ज़रूर है, और उसे लेकिन उस नज़र से नहीं
जिस नज़र से मैं देख कर आई हूँ। ज़हरा ने आंखें बंद करके सिसकारी भरते हुए कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो आज की रात उसके नाम वक्फ कर दें। मेरा ख्याल है कि मेरी दावत वो रद्द नहीं करेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मार्टिन उसके जरिए हम तक। अरे नहीं, ज़हरा ने कहा, मार्टिन तो उसे शायद 2 बार मिला था। आलिया को वो खुद ही फ़ोन करके अपने घर बुलाती है। आलिया ने कभी उसे अपने घर नहीं बुलाया। आलिया ने जब भी फौजिया की दावत की, होटल में ही की। यांगलई से तो राब्ता ख़त्म कर लिया। इसका मतलब यही है कि वो अपने तौर पर सब कुछ करने के चक्कर में है। आशा ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और मार्टिन को भी हमारे वजूद का इल्म है। तीसरी पार्टी के सिरे से वो हमें जानता है। यह अलग बात है कि उसने हमारा सामना करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद पास रखे हुए टेलीफोन की घंटी ने आशा को जुमला पूरा नहीं करने दिया। हेलो, उसने रिसीवर कान से लगाकर धीमी आवाज में कहा। मुहाफिज नंबर 1। दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज उभरी। क्या रिपोर्ट है? आशा बेगम ने पूछा। वो दोनों चीनी मौका पर ही मर गए और उनके पास से कोई ऐसी चीज या कागजात बरामद नहीं हुए जिनसे उनका नाम और पते ठिकाने का पता चलता। उनकी लाशें सर्द खाने में पड़ी हुई हैं। क्या उन्हें गला घोंट कर मारा गया? नहीं, दोनों के सीनों में चाकू मारे गए हैं, लेकिन उनकी मौत दम घुटने से वाक़या हुई है, खून बहने से नहीं। अच्छा ठीक है, और कोई खास बात? मूसा और लल्लन की लाशें भी सर्द खाने में पड़ी हैं। उन्हें शिनाख्त कर लिया गया। लुटेरों का ख्याल है कि उन दोनों को मौत खतरनाक तरीन जहर से हुई है और उन दोनों की मौत ने उनको मोहलत भी नहीं दी कि वह अपनी गर्दन से जहरीली सुई निकाल सके। अच्छा, तो उन्हें जहरीली सुइयों के जरिए? जी मैडम, जहर में भुजी हुई 1 इंच लंबी सुई। अब तुम शौकत सोलंकी पर कड़ी नजर रखो। मेरा ख्याल है कि उसी की अम्मा पर मूसा और लल्लन ने मार्टिन के लिए काम शुरू किया था। शौकत सोलंकी तो गुज़श्ता कई दिनों से घर में बंद है। वो दफ्तर तक भी नहीं जाता। मुमकिन है कि बीमार हो। ये मालूम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेहतर है मैडम। दूसरी तरफ से सिलसिला मुंतके होने की आवाज़ के बाद आशा बेगम ने रिसीवर क्रेडल पर रखा। और तुम मेरे साथ चलोगी? चंद लम्हे बाद आशा बेगम ने ज़हरा की तरफ देखते हुए कहा। चलोगी? क्यों नहीं, ज़हरा ने कहा, लेकिन जाना कहाँ है? प्रोफेसर की तलाश में, आशा बेगम ने कहा। जासूस को साथ ले चलेंगे। पहले उन मकामात का रुख करेंगे जहां उसके मिलने के अमकानात हैं। अगर उन मकामात पर जासूस के कान खड़े नहीं हुए और उसके मुंह से गुर्राहट नहीं निकली, तो फिर मैं अपने जासूस को किसी मुहाफ़िज के हवाले करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, ज़हरा ने कहा। और तुमने फौजिया के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके बारे में मुझे क्या कहना था? आशा बेगम ने कहा। मैं उससे मिल चुकी हूँ और उसमें मुझे कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। आम सी औरत है। मैं चाहती हूँ कि फौजिया हमारी मेहमान बने। मेहमान? आशा बेगम ने ज़ेरे लब कहा। मैं पहले आलिया कमाल को अपना मेहमान बनाना चाहती हूँ। क्या वो तुम्हें पसंद है? हाँ, पहले मैं उसके साथ खेलूँगी जैसे बिल्ली चूहिया के साथ खेलती है। जब आलिया किसी चूहिए की तरह मेरे साथ खेल खेल कर थक जाएगी तो मैं उसे कत्ल करके मार्टिन तक पहुंचा दूंगी। उस धमकी के साथ कि उसने यहाँ ज़्यादा रुकने की कोशिश की तो उसकी लाश को उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो फिर आज रात आलिया ही को मेहमान बना लें। अब मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। ज़हरा ने अजीब से अंदाज में आशा की तरफ देखते हुए कहा। आजकल मैं तुम्हारे अंदर एक ठहराव सा महसूस कर रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हारा जोश और वलवला कुछ सर्द पड़ने लगा है। पूरे 2 माह हो गए हैं और किसी की सूरत देखे बगैर, हालांकि दारुल अमान में उन दोनों बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, गोरी गोरी करारी करारी चीज़ें। तुम बहुत जलील हो गई हो। आशा ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर बखेरते हुए कहा। और मुझे तो आज भी तुम सबसे ज़्यादा गोरी और करारी लगती हो। मुझे भी तुमसे अच्छी तो कोई और नहीं लगती, लेकिन मुंह का मज़ा भी तो बदलना चाहिए। ज़हरा ने उठते हुए कहा। आज मुंह का मज़ा बदलने के लिए फौजिया ठीक रहेगी। बकवास मत करो, आशा ने भी उठते हुए कहा। नंबर 3 से कहो कि गाड़ी निकाले। तुम जासूस को लेकर गेट पर पहुंचो। मैं प्रोफेसर की बनियान लेकर आती हूँ ताकि जासूस को बनियान सुंघाकर रास्ते पर लगाया जाए। ठीक है, मैं फौजिया को फ़ोन करती हूँ, ज़हरा ने कहा और रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। हेलो मिस फौजिया,
चंद लम्हे बाद ज़हरा ने कहा, हाँ उनसे कहना कि निमी का फ़ोन है इसी शहर से और वो मेरी दोस्त है। ये फ़ोन क्यों कर रही हो तुम? आशा ने सरगोशी की। ओहो फौजिया, मैं कितनी देर से रिंग कर रही हूँ, आशा को जवाब दिए बगैर ही ज़हरा ने कहा। आज शाम क्या प्रोग्राम है? शाम की चाय मेरे घर, तुम शायद पहुँच ना सको, मैं तुम्हारे घर से ठीक है उठा लूँगी। हाँ ठीक है, 5:30 बजे, अल्लाह हाफिज़। ये क्या पागलपन है? आशा बेगम ने उस वक़्त कहा जब ज़हरा रसीवर रखकर फ़ोन के करीब से हट आई थी। क्या 5:30 बजे तुम उसे यहाँ लाओगी? नहीं, गुलशन अकबाल वाले फ्लैट में, ज़हरा ने धीमी आवाज़ में कहा, और अगर तुम्हें उसकी ज़िंदगी अजीज़ नहीं तो फिर यहाँ ले आऊँगी। आशा बेगम चंद लम्हे कुछ सोचती रही और फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोली, ठीक है तुम उसे यहाँ ले आना। 12 बजे से पहले वो लोग घर से नहीं निकल सकेंगे। घर की पिछली नशस्त पर आशा बेगम, ज़हरा और जासूस कुत्ता बैठा था। आशा बेगम और कुत्ता खिड़की की तरफ बैठे थे जबकि ज़हरा दरमियान में थी। मुहाफ़िज़ नंबर 3 ड्राइविंग सीट पर था। घर से निकलने से कबल ही आशा बेगम ने मुहाफ़िज़ को नसार करवानी के ससुराल का पता समझा दिया। आशा बेगम को उम्मीद थी कि प्रोफेसर नशीन के घर पर ही होगा और उसके ख्याल में फ़ोन पर घर वालों ने गलत बयानी की थी। जासूस कुत्ता उसने साथ इसलिए लिया था कि दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। अगर कुत्ते ने बता दिया कि प्रोफेसर राहील नौशीन के घर में छुपा हुआ है तो फिर उसे बिल से तहजीबों की ना सही उन खजानों की निशानदही तो कर सकता है जो सिंध के राजा महाराजा दफन करके फना हुए हैं। ज़हरा ने कहा, हमारा काम तो एक आध दफीने से भी चल जाएगा। तुम्हारे लहजे से मुझे तंज की बू आ रही है, आशा ने ज़हरा का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। अगर तुम तंज नहीं कर रही तो सुनो, ज़मीन के सीने में बहुत कुछ है। एक ज़माना था कि बड़े बड़े रईस मरने से कबल अपनी दौलत को किसी महफूज बर्तन में बंद करके उसे दफन कर दिया करते थे। उस दौलत की हिफाजत के लिए मट्टी का एक सांप बनाकर बर्तन के ऊपर बिठा देते और दौलत भरे हुए बर्तन को ज़मीन में दफन करते वक़्त उस मट्टी के सांप को मुखातब करके कहते, ऐ देवता, हमारे सारी दौलत का मुहाफ़िज़ तू है, अमीन तू है। तो क्या वो मट्टी का सांप उनकी दौलत की हिफाजत करता था? ये बात कदर मज़का खेद है, लेकिन रवायत यही है कि वो सांप उस दौलत की हिफाजत करता है। दौलत पर सांप बनकर बैठने वाला जो मुहावरा है वो उस रवायत से मुताबिकत रखता है। ज़र ज़मीन खजाने खिसकने की रवायतें भी हैं। कहते हैं कि अगर किसी को कहीं से दफीने का इल्म हो जाए और वह शख्स उसे निकालने की कोशिश करे तो खजाना जगह तब्दील कर लेता है। मुमकिन है कि उस खजाने का मुहाफ़िज़ सांप खजाने को हासिल करने की कोशिश करने वाले को नुकसान पहुंचाता है, और अगर नुकसान पहुंचाना मुमकिन ना हो तो खजाने ही को किसी और तरफ खिसका देता है। अगर राहील के दराफत करदा खजाने का हशर भी यही हुआ तो क्या मतलब है? मतलब ये कि राहील ने किसी मकाम की निशानदही की कि यहाँ खजाना है और हमने उस जगह खुदाई शुरू कर दी, और जब हम खजाने के करीब पहुँचे तो पता चला कि खजाना तो कहीं और खिसक गया है। यही नहीं, खजाने पर बैठा हुआ सांप हम दोनों में से किसी एक को नुकसान भी तो पहुँचा सकता है। नहीं, राहील हमारी ना सिर्फ हिफाजत करेगा बल्कि उस खजाने को अपनी जगह से खिसकने भी नहीं देगा। ये तुम किस बुनियाद पर कह रही हो? ज़हरा ने कहा। मेरा ख्याल है, ख्याल अमूमन बेबुनियाद होते हैं। ऐसा नहीं है, आशा ने पुरतफक्राना अंदाज में कहा। जो कुछ मैं कह रही हूँ वो बेबुनियाद नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि खजानों के चक्कर में ही ना पड़ा जाए तो बेहतर है। तुम ठीक कह रही हो, मेरा भी ख्याल यही है। मेरे ज़हन में एक बड़े मकसद का हसूल है। मैं किसी कदीम तरीन तहजीब की दराफत का सेहरा अपने सर बांधना चाहती हूँ और प्रोफेसर राहील ही मुझे ये एजाज़ दिला सकता है। और प्रोफेसर गायब हो गया है। प्रोफेसर आसानी से गायब नहीं हो सकता, आशा बेगम ने कहा। यांगलाई और मार्टन के लोग भी उसकी तलाश में निकलेंगे और मेरे आदमी भी ना सिर्फ प्रोफेसर को तलाश करेंगे बल्कि यांग और मार्टन के लोगों की निगरानी भी करेंगे। इस तरह मैं प्रोफेसर तक बहुत जल्द पहुंच जाऊंगी। मैं सच कह रही हूं। ज़हरा, जिस दिन प्रोफेसर मेरे हाथ लगा उस दिन मार्टन, यांगलाई और शौकत सोलंकी की लाशें शहर की सड़कों पर नजर आएंगी। शौकत सोलंकी को मारने से क्या फ़ायदा? उसे तो इबरत का नमूना बनाकर जिंदा रहने का मौका दिया जाए, ज़हरा ने कहा, और उसे ज़िंदगी भर ये एहसास तो होता रहे
कि डबल क्रॉस करने की सज़ा कितनी भयानक होती है। चलो तुम यूँ कहती हो तो यूँ भी हो जाएगा, आशा बेगम ने कहा। दोपहर का खाना घर पर ही खाने का इरादा है या अब घर ही चल रहे हैं, आशा बेगम ने कहा। और फौजिया को तो तुमने शाम की चाय पर बुलाया है। हाँ, लेकिन वो रात का खाना हमारे या सिर्फ मेरे साथ खाएगी? और फिर अभी नहीं, हमारे साथ वो सिर्फ चाय पिएगी। आशा बेगम ने ज़हरा की बात कथा करते हुए कहा, अगर शाम तक राहील का कहीं सुराग मिलता है तो फिर फौजिया हमारे बेडरूम तक ज़रूर पहुंचेगी, वरना आज उसकी मुकद्दर में सिर्फ चाय लिखी है। ज़हरा ने आशा बेगम के इस फिक्रे पर कोई तबसरा नहीं किया। उसका मतलब यही था कि उसे आशा बेगम की राय से इत्तेफाक है। दोपहर के खाने तक वो लोग घर पहुंच गए। खाने के बाद आशा बेगम तो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और उस सोफे पर नीम दराज हो गई जिससे करीब टेलीफोन रखा था। ज़हरा ने बेडरूम का रुख किया और ज़हरा को मालूम था कि आशा बेगम 20-25 मिनट तक फ़ोन से उलझी रहेगी। कारोबारी अफराद, सियासी रहनुमाओं और दारुल अमान से मुतल्लक लोगों से वह लंच के बाद ही गुफ्तगू करती थी। अगर किसी से मिलना ज़रूरी होता तो वह मिलती भी उसी वक्त थी। 5 बजे से पहले ज़हरा बेडरूम से नहीं निकली और फौजिया को लेने जाने से कबल उसने उसे फ़ोन किया था कि वह तैयार ही थी। आशा बेगम घर पर नहीं थी और वह ज़हरा को बताए बगैर ही कहीं चली गई। अगर आशा बेगम घर पर होती तो ज़हरा उससे यह ज़रूर कहती कि वो फौजिया को गुलशन इकबाल वाले फ्लैट में नहीं बल्कि क्लिफ्टन वाले बंगले में ला रही है। शाम 6 बजे से पहले ही फौजिया क्लिफ्टन वाले बंगले के लॉन में बैठी ज़हरा के साथ चाय पी रही थी। तुमने यकीनन अपनी किसी दोस्त से कहा होगा कि शाम की चाय तुम नहीं, मैं अपने प्रोग्राम किसी को बताने की आदी नहीं हूँ, फौजिया ने ज़हरा की बात कथा करते हुए कहा। और यूं भी मेरे दोस्तों की तादाद ना होने के बराबर है। बस एक नौशीन से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश थी और उस कमीने ने मेरे महबूब पर ही कब्जा करने का चक्कर चला दिया। महबूब पर? हाँ, राहील पर, फौजिया ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन मैंने कसम खाई है कि अगर राहील मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। क्या राहील बहुत खूबसूरत है? बात खूबसूरती की नहीं, पसंद की है, फौजिया ने कहा। और वैसे राहील जाज़बे नज़र, स्मार्ट और ज़हीन है, बिल्कुल मेरा आइडियल। उस लड़की का क्या नाम बताया तुमने? हाँ, नौशीन, ज़हरा ने ज़हन पर जोर देने की अदाकारी करते हुए कहा। क्या राहील नौशीन को पसंद करता है? नौशीन तो यही कहती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि राहील उसे पसंद नहीं करता। अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो लाजमी तौर पर तुम्हें पसंद करता होगा, ज़हरा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। और क्या तुमने कभी उसे अजहार इश्क का मौका नहीं दिया? क्यों नहीं, अक्सर औकात तो ना चाहते हुए भी उसके लिए बेकाबू हुई, लेकिन पता नहीं कि वह किस मिट्टी का बना हुआ है, कभी बहका ही नहीं। उसकी ये अदा भी मेरे लिए जानलेवा साबित हुई और जब वो कई मौक़ों पर साबित कदम रहा तो मेरी मोहब्बत को जैसे उसने महमीज कर दिया। मैं उसकी दीवानी हो गई। अगर वो बहक जाता तो मुमकिन है मेरी मोहब्बत में इतनी शिद्दत न होती और मैं उसे फरामोश करने के बारे में सोचने लगती। कितने बहक जाने वाले दोस्तों को तुमने अब तक फरामोश किया है? ज़हरा ने मुस्कुराते मैंने खेद अंदाज में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। मतलब? ज़हरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पहले मुझे अपने बारे में तुम्हें बताना चाहिए। मैंने कई जाज़बे नज़र और फ्लर्ट बंदों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने का मौका दिया। मेरा कोई आइडियल 2 माह से ज़्यादा मेरा आइडियल नहीं रहा और मेरा ख्याल है कि कोई आइडियल गंडेरी से ज़्यादा अहम नहीं होता। दांतों तले दबाते चूसते हुए जब मीठा मीठा रस ख़त्म हो थूक दो और फिर दूसरी गंडेरी मुंह में रख लो। मैंने ऐसा नहीं किया, फौजिया ने कहा, और मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अजीब हो। मैं अजीब नहीं, सच्ची हूँ। दोस्तों से झूठ बोलना मुझे आता ही नहीं, ज़हरा ने कहा। हालांकि तुमने भी मज़ा। खैर रहने दो, क्या फ़ायदा, तुम नाराज़ हो जाओगी। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी, फौजिया ने धीमी आवाज़ में कहा। और मुझे सच्ची बात सुनने का हौसला है। अगर यह बात है तो फिर सुनो। तुम एक ऐसा फल हो जिसे पके हुए 16-17 साल हुए। अगर किसी ने खाया नहीं तो फिर यह सड़ गया होगा, लेकिन तुम्हारे बदन से सड़ांध या बदबू नहीं आ रही। इसका मतलब यही है कि तुमने अपने किसी न किसी आइडियल को मौका ज़रूर दिया है। फौजिया के चेहरे का रंग सा उड़ गया और उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारी बात या तुम्हारे ख्याल की तरदीद करके बहस का दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे ख्याल की तायद करके कपड़े उतारना चाहती हूँ।
بہتر یہ ہے کہ کسی اور موضوع پر گفتگو کریں۔ چلو تم بات شروع کرو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ زندگی صرف دو موضوعات کا نام ہے، ایک پیٹ اور دوسرا جنس۔ ہم دونوں کا شمار چونکہ پیٹ بھرے لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے جنس۔ اگر تم اس موضوع سے ہٹ کر بات کرنا چاہتی ہو تو کر کے دیکھ لو، اور مجھے یقین ہے کہ ہر بات خود بخود اصل موضوع تک پہنچ جائے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس انداز میں گفتگو کرتی ہو، فوزیہ نے چند لمحے غور کرنے کے بعد کہا۔ تھیوری اکثر اوقات سمجھ میں نہیں آتی، تھیوری کے سمجھنے کے لیے عمل ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میں تھیوری سے زیادہ عمل پر یقین رکھتی ہوں، زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے جنس کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فوزیہ نے کہا، میرا مطالعہ اس موضوع پر سرسری سا ہے۔ میں نے تو سرسری انداز میں بھی اس موضوع پر کچھ نہیں پڑھا، اور جو کچھ سیکھا ہے عمل ہی سے سیکھا ہے، زہرا نے کہا۔ تم باتیں بھی مزے لے کر اور بڑی بے باکی سے کرتی ہو، فوزیہ نے کہا، اور میں نے اتنی بے باکی سے اس موضوع پر کبھی سوچا بھی نہیں، تو بولنا بہت بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں ایسی عورتیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، زہرا نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ بولنے اور سوچنے کی توانائی کو بھی عملی شکل دے لیتی ہیں۔ عمل میں وہ کسی منہ زور گھوڑے سے کم نہیں ہوتی، اور مجھے ایسی ہی عورتیں پسند ہیں۔ اس لیے میرا شروع ہی سے خیال تھا کہ تمہاری میری دوستی پانی کا بلبلا ثابت نہیں ہوگی۔ تمہارے خیال میں کیا ہماری دوستی پکی ہو گئی؟ ہوئی نہیں ہے تو ہو جائے گی، ابھی تو شام ہی ڈلی ہے، جذبات کو براخیزگاہ کرنے والی پوری رات ابھی باقی ہے، صبح تک تو تم بھی میرے ساتھ کھلے ہوئے گلاب کی مانند تر و تازہ ہو جاؤ گی۔ رات، فوزیہ نے زیر لب کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں رات تمہارے گھر گزاروں گی؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایک پاک مال سا مگر سچا فکرہ کہوں، زہرا نے دبی دبی آواز میں کہا، اور پھر بولی، دنیا میں کوئی بھی عمل ناممکن نہیں ہے۔ تم اپنے گھر فون۔ ماما کو قریب آتا دیکھ کر زہرا نے فکرہ ہی ادھورا چھوڑ دیا۔ ماما اس کے قریب اہم ترین ضرورت ہی آتی تھی، اور آپ کا فون ہے، ماما نے قریب پہنچ کر کہا، اور بغیر رکے واپس ہو گئی۔ اس نے فوزیہ کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آؤ اب تھوڑی دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، دیر ہو جائے گی، فوزیہ نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے اٹھو بھائی، زہرا نے وہی کلائی پکڑ کر کہا جو اس نے وقت دیکھنے کے لیے اٹھائی تھی۔ اس بے تکلفی کے لیے معذرت، لیکن میں تمہیں ابھی نہیں جانے دوں گی۔ فوزیہ چاہتی تو اپنی کلائی آسانی سے چھڑا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ زہرا کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم تک کھینچتی چلی گئی۔ ہیلو، زہرا نے فوزیہ کو صوفے پر بٹھا کر رسیور اٹھایا اور بولی۔ زہرا بیگم بغیر کچھ بولے میری بات سنتی رہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ زہرا کے لیے آشا بیگم کی آواز شناخت کرنا آسان ہی تھا۔ میں سن رہی ہوں۔ تم نے بہت غلط کیا جو اسے کلفٹن والے بنگلے پر لے آئی ہو۔ یہ کام تم نے میری اجازت کے بغیر کیا، کیونکہ ابھی اسے زندہ رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی جانتی ہوگی، دیکھا نہیں تو تمہارے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ بہرحال اب وہ بنگلے سے باہر نہ جائے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے کسی کو رات میں ملاقات کا وقت تو نہیں دیا، اور وہ کل مارٹن سے رات ہی کے وقت ملی تھی۔ اور کچھ، زہرا نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور میں نے اپنے چہرے کو بے تاثر ہی رکھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ فوزیہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف سے بجائے جواب دینے کے سلسلہ منتقل کر دیا گیا۔ کسی دوست کا فون تھا کیا؟ فوزیہ نے زہرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری ایک غیر ملکی دوست ہے، عالیہ کمال، اس نے فون کیا تھا۔ زہرا نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، عالیہ کمال؟ فوزیہ نے حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، کیا عالیہ تمہاری دوست ہے؟ ہاں، کیوں؟ کیا تم بھی اسے جانتی ہو؟ زہرا نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا، اور اس کا تو کہنا تھا کہ میرے سوا اس شہر میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ کب کہی تھی اس نے یہ بات؟ کل رات، زہرا نے کہا۔ کل رات ہی وہ میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کا باس کسی سے ملنے گیا ہے۔ باس؟ کون باس؟ نام شاید اس نے پروفیسر مارٹن بتایا تھا۔ پروفیسر مارٹن تو اس کا شوہر ہے، فوزیہ نے پھنسی آواز میں کہا، اور مجھے تو اس نے یہی بتایا تھا۔ اگر اس نے تم سے یہ کہا تو غلط تھا، وہ ایسی عورت ہے جو مردوں کو پسند ہی نہیں کرتی، وہ تو ملازمت کی وجہ سے مارٹن کو گوارا کرتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو وہ آنے والی ہے، اسے خود ہی پوچھ لینا۔ کب آنے والی ہے؟
फौजिया ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, कितनी देर में यहाँ पहुंचेगी? यहाँ? क्या तुम मेरे घर में उससे मिलना पसंद नहीं करोगी? अरे ये बात नहीं, फौजिया ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाने की कोशिश करते हुए कहा। उसने तो रात 10 बजे मिलने का वक़्त दिया है। ओह 10 बजे, और 10 बजने में तो अभी खासी देर है। मुमकिन है कि वो यहाँ से होकर सीधी तुम्हारे ही घर पहुँचे, ज़हरा ने कहा, और चाहो तो यहाँ मुलाकात कर लो। नहीं, फिर तो तुम यहाँ से 9 बजे निकलना, 8:30 बजे हम लोग रात का खाना साथ ही खाएंगे। नहीं, खाना तो मैं आलिया के साथ खाऊंगी, फौजिया ने कहा। खाने का इंतज़ाम मेरे घर पर तो नहीं, हम लोग होटल में। होटल में नहीं, यहाँ मेरे घर पर, ज़हरा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। और आलिया से ये मैं बात भी साफ करना चाहती हूँ कि वो मार्टिन की सेक्रेटरी है कि बीवी। फौजिया चंद लम्हे कुछ सोचती रही और फिर मुर्दा सी आवाज़ में बोली, चलो ठीक है। खाने से कबल ज़हरा ने बहुत तारीफ करके एक मशरूब फौजिया को दिया। उसने अपने लिए भी एक गिलास बनाया। 9 बजने वाले हैं, अगर तुम कहो तो खाना लगाने के लिए कह दूं, ज़हरा ने मशरूब का गिलास लबों से लगाते हुए कहा। नहीं, खानिया तो आलिया के साथ ही खाएंगे। मशरूब की 2-3 चुस्कियां लगाने के बाद फौजिया ने कहा, और ज़हरा ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि ड्राइंग रूम के दरवाजे पर लगा हुआ सुर्ख रंग का एक बल्ब रोशन हो गया। ज़हरा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। चलो खाना लग रहा है, ज़हरा ने सुर्ख बल्ब पर नजरें जमाते हुए कहा। हालांकि इस बल्ब के रोशन होने का मतलब खाना लगने का ऐलान नहीं, बल्कि आशा बेगम की आमद का इशारा था। अब जल्दी से गिलास खाली कर दो, ज़हरा ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। फौजिया ने गिलास जल्दी से खाली करके छोटी मेज पर रख तो दिया था, लेकिन उसे अपने पपोटे भारी भारी महसूस हुए। अभी वो अपने पपोटों के भारीपन के बारे में गौर कर रही थी कि उसे सारे बदन में सनसनाहट सी दौड़ती महसूस हुई। ये कैसा मशरूब था? मेरा ख्याल है कि तुम्हें घबराहट महसूस हो रही है, आओ मेरे साथ, ज़हरा ने उसके करीब पहुंचकर कलाई थामते हुए कहा। ज़हरा की कलाई थामते ही फौजिया यूं उठ गई जैसे वो उठने के लिए तैयार ही बैठी थी। फिर उसने भी ये नहीं पूछा कि ज़हरा उसे कहाँ ले जा रही है। ज़हरा उसे बेडरूम में ले आई। आशा बेगम खेल शुरू होते ही बेडरूम में दाखिल हुई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं हुआ। खेल जब नुक्ता अरूज पर पहुंचा तो आशा बेगम की हालत भी गैर हो गई, और वो भी उन दोनों पपोटों के दरमियान ऐसे घुस गई जैसे पिसना चाहती हो। आशा बेगम की तरफ बढ़ने में पहल ज़हरा ही ने की थी। आशा बेगम ने फौजिया को खुद ही अपनी तरफ खींचा और फिर तीनों के दरमियान अजहारे जुनून की दौड़ शुरू हो गई। फूली हुई सांसों के दरमियान जब खेल ख़त्म हुआ तो तकरीबन 10 बज गए थे। फौजिया के ज़हन पर छाया हुआ मशरूब का नशा तो खेल के आगाज़ के थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो गया था, लेकिन नशा टूटने तक उसके जज्बात बहरहाल बरंजीख्ता हो गए थे, और खेल के ख़त्म होने तक उसे खुद पर काबू ही नहीं रहा। आज की रात फौजिया के नाम रहेगी, आशा बेगम ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए लेटी हुई फौजिया की तरफ देखकर कहा। ज़हरा, तुम कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो, हल्का फुल्का खाना। और वो रात वाकई फौजिया के नाम रही, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि सुबह का सूरज देखना अब उसे नसीब नहीं होगा। आशा बेगम ने फौजिया की लाश को मार्टिन के मकान के सामने डालने का प्रोग्राम बनाया था। सुबह के तुलू होने से कबल ही वो ये काम कर देना चाहती थी। आशा बेगम के पास भी ऐसी जहरीली सुइयों की कमी नहीं थी जो एक लम्हे में अच्छे खासे तवाना बंदे को मौत के हवाले कर देती। आशा बेगम की स्कीम ये थी कि मार्टिन को कत्ल के इल्ज़ाम में मुलव्वस कराकर पुलिस के चक्कर में फंसा दिया जाए। आधी रात गुजर चुकी थी जब अशोक मेहता ने किताब हाथ से रखी और सोने के इरादे से लाइट ऑफ करने ही वाला था कि इतलाई घंटी की गुनगुनाहट पर चौंक पड़ा। इस वक्त कौन हो सकता है, उसने सोचा और बेड से उतर गया। जब उसे एहसास हुआ कि मार्टिन उस पर शक करने लगा है, उस दिन से उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। फिर सरकारी अफसरान ने भी उसका नाम मशकूक अफराद की फहरिस्त में दर्ज कर लिया था। ये अलग बात है कि पूछ-गुछ के मरहले से बात आगे नहीं बढ़ी थी, और फिर भी उसे सरकार की तरफ से खतरा ही था। कहीं पुलिस तो नहीं आ गई, उसने दरवाज़ा खोलते हुए सोचा, और दरवाज़ा खोलते ही उस पर इस कदर हैरत तारी हुई कि इससे ज़्यादा कुछ ना कह सका। अरे आप! और फिर वो एहतरामन झुक गया। मुमकिन है कि वो गैर इरादी तौर पर ही झुका हो। ये क्या अशोक मेहता, सीधे खड़े हो जाओ, प्रोफेसर राहील ने सर्द आवाज़ में कहा।
क्या मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? क्यों नहीं, आपका घर है। अशोक मेहता ने राहील को अंदर आने का रास्ता दिया और मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप कभी मेरे घर भी आएंगे। प्रोफेसर राहील ने मकान में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा खुद ही बंद कर दिया। कुंडी लगाने के बाद उसने अशोक मेहता की तरफ देखते हुए कहा, ये अचानक तुम पर मेरे एहतराम का दौरा क्यों पड़ गया? मैं इल्म और उम्र में तुमसे छोटा हूं अशोक मेहता। यूं ना कहिए कि आप बहुत बड़े हैं, अशोक मेहता ने कहा। अगर आज के मारे हुए इंसान का आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं खुद भी गर्द की दलदल में उतर गया था, लेकिन अब क्या हम दरवाजे के करीब ही खड़े रहेंगे? राहील ने अशोक की बात काटते हुए कहा। वो गहरी नज़रों से उसका जायजा ले रहा था। अशोक मेहता में होने वाली तब्दीली का इल्म तो उसके रवैये से हो गया था, लेकिन राहील ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यह अचानक तब्दीली क्यों। अशोक मेहता प्रोफेसर राहील को लेकर बजाय ड्राइंग रूम के बेडरूम में आ गया। ये वक्त ड्राइंग रूम में बैठने का नहीं है और मुझे अचानक ही तुम्हारा ख्याल आया था, राहील ने बेड पर बैठते हुए कहा। आपको मेरा ख्याल आना ही चाहिए था। अब मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं है, इसलिए मुझे महसूस हो रहा है कि मैं दुश्मनों में घिर गया हूँ। दुश्मनों के दरमियान, हाँ, जो आपके दुश्मन हैं वही अब मेरे दुश्मन भी हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। देवता हमेशा अपने पुजारियों की रक्षा करते हैं। ये तुम यांगलाई की ज़ुबान में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? राहील ने धीमी आवाज़ में कहा। यांगलाई मकार है, अशोक मेहता ने कहा, और वो आपको देवता नहीं सोना बनाने की मशीन समझता है। वो सिर्फ अपने लिए आपको जिंदा देखना चाहता है। अगर उसने महसूस किया कि कोई और आप पर कब्जा कर लेगा तो वो आपको ख़त्म कर देगा। मुझे तो मेरे दुश्मन सदियों से फना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने जिंदा सलामत बैठा हूँ। राहील ने अपने पतले पतले होंठों को मुस्कुराने वाले अंदाज में खंचाव देकर कहा, खैर इस बात को रहने दो। तुम मेरी जान की फिक्र मत करो। तुम्हारा शुमार भी मैं अपने दुश्मनों में करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। नहीं, मैं तो आपका पुजारी, आपका भगत हूँ। मैं दरअसल बह गया था। आपकी मौजूदगी की इतला मैंने ही मार्टिन को दी थी। इस गलती की पादाश में आप जो सज़ा तजवीज़ करेंगे मुझे कबूल होगी। मेरे ख्याल में आपसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं। आप सब कुछ देख सकते हैं और फिर जहनों में भी झांक सकते हैं। आप मेरे जहन में भी झांक लें और वहाँ सिवाय आपसे अकीदत के और कुछ नहीं मिलेगा। राहील चंद लम्हे अशोक मेहता की पेशानी की तरफ देखता रहा और फिर बोला, अशोक मेरी आंखों में देखो। अशोक मेहता ने जैसे ही प्रोफेसर राहील की आंखों की तरफ देखा, उसे अपना जहन धुएं की तरह हल्का फुल्का महसूस हुआ। उसकी सारी तवानाई जैसे सलब होकर रह गई। महाराज मेरे नाग देवता, मैं आपका सच्चा पुजारी हूँ, अशोक मेहता ने भारी आवाज़ में कहा। यांगलाई ने मेरे कबीले की किसी औरत का जिक्र किया था। मेरा ख्याल है कि तुम उससे वाकिफ हो। बताओ क्या मेरा ख्याल दुरुस्त है? हाँ मेरे देवता, आपका ख्याल दुरुस्त है। इस औरत से मैं मिल चुका हूँ। वो इसी मुल्क में हमारे ही सूबे में है और मैंने ही यांग से उसका जिक्र किया था, लेकिन उसे ये नहीं बताया था कि वो इस सूबे में है। उस औरत का जिक्र पता नहीं क्यों अचानक ही मैंने बेसोचे समझे ही कर दिया था। यांग को शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया। तो मुझे बताओ कि वो कहाँ है? वो ज़िला थरपारकर के एक गोठ में है, ठाकुर हरनाम सिंह के पास। वो उसे असम से अपने साथ लाया था। वो औरत बला की हसीन है। ठाकुर की नीयत खराब थी। उसने पूरे दाम देकर उस हसीना को खरीद लिया ताकि मुंह काला कर सके, लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगा सका। असम से उसकी वापसी फौरन हुई, इसलिए कि वहाँ तो उसे मौका नहीं मिल सका। लेकिन अपने गोठ पहुँचने के बाद उस हसीना ने हरनाम सिंह को करीब नहीं आने दिया। उसने कहा कि मैं देवी हूँ और अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो राख हो जाएगा। देवी और राख? क्या तुमने यही कहा था? हाँ मेरे देवता, मैंने यही कहा था, अशोक मेहता ने कहा। हरनाम सिंह मेरा दोस्त है बहुत जालिम, लेकिन ज़हीन भी गजब का है। जब उस हसीना ने कहा कि मैं इंसान नहीं नागन हूँ, तो हरनाम सिंह ने कहा कि तू ये साबित कर सकती है, तो उसने साबित कर दिया होगा। हाँ उसने साबित कर दिया, अशोक ने कहा। उस औरत ने झपड़ कर एक मुर्गी पकड़ी और फिर उसका मुंह खोलकर उसमें थूक दिया। मुर्गी को तो फड़फड़ाने का मौका भी नहीं मिला और वह देखते ही देखते मर गई। उस औरत ने हरनाम सिंह से कहा कि तुम मुर्गी से भी पहले मर जाओगे और मैं तुम्हें अपने बारे में असम में बता सकती थी।
और तुम मुझे वहाँ छोड़ आते, लेकिन मैंने तुम्हें उसके लिए नहीं बताया कि मैं यहाँ आनी चाहती थी, कि अब भी वो हरनाम सिंह के पास है। हाँ, हरनाम सिंह मेरा दोस्त है, लेकिन जालिम ही नहीं, कमीना भी है। उस हसीना की असलियत जानने के बाद उसने हसीना को कहीं कैद कर दिया, और जब मैंने उस हसीना से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो गोठ में नहीं, कहीं और है। और मैंने उस मकाम का पता मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं बताया, और मेरा ख्याल है कि वह हरनाम की हवेली ही में कहीं बंद है। वो यकीनन मेरे कबीले की औरत है, शायद वो नागन बनने पर भी कादर है, इसलिए कि वो जहरीली है। जहर मेरे अंदर भी है, लेकिन ना मैं नाग बनने पर कादर हूँ और ना जहर उगलने पर। बस तुमसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं। क्या तुम मुझे हरनाम की हवेली तक पहुँचा सकते हो? क्यों नहीं, हम हरनाम के मेहमान भी रह सकते हैं। अशोक की आंखों में चमक सी आ गई। और रात गुजार लो, सुबह ही सुबह निकल चलेंगे। अब शायद यहाँ रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि वो औरत हरनाम के सिंह की कैद से फरार हो जाए। हरनाम सिंह की कैद से फरार होना बहुत मुश्किल है।